जिनित्सु करने वाला है ना वो अनएक्सपेक्टेड से भी अनएक्सपेक्टेड वाली चीज़ है। अब मैंने इतना अनएक्सपेक्टेड क्यों बोला सुनो और तुम्हें पता चलेगा। जिनित्सु यहाँ बोलता है वेलकम इन इन्फिनिटी कैसल आर्क पार्ट 3 या फिर डीमन स्लेयर सीजन 5 एपिसोड 3। आज मैं चैप्टर 144 से लेकर चैप्टर 146 तक की पूरी स्टोरी को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर तुमने इसके पहले 2 पार्ट्स नहीं देख रखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां जाके पहले वो 2 पार्ट्स देखो, वरना तुम्हें स्टोरी की समझ में नहीं आने वाली। बाकी चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर दो। चलिए अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 144 स्टार्ट होता है जब हम तांजीरो और गियो के देखते हैं नाकी में इन्फिनिटी कैसल को मैनिपुलेट करके उन दोनों को अलग करना चाह रही थी। वहां पे मैसेंजर क्रो आता है जो कि उन्हें एक सैड न्यूज देता है कि इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु कोचो अपर 2 डोमा से फाइट में मारी जा चुकी है। उनके दोनों शॉक हो जाते हैं। तांजीरो यहाँ पे रोने भी लगता है जब उसे शिनोबु की मेमोरीज याद आती हैं, मगर ये रोने का टाइम नहीं था, इसलिए ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। तभी गियो नोट करता है कि इस क्रो की नेक के ऊपर एक पेपर लगा हुआ है काफी अजीब सा, और वो सोचने लगता है कि ये पेपर क्या है। तभी हम देखते हैं डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स के अंदर कगाया ओबुयाशिकी के बेटे किरिया ओबुयाशिकी को, जो कि 8 साल की उम्र के अंदर डीमन स्लेयर कॉर्प्स का नया हेड बन चुका है। कगाया मर चुका है तो अब उसका जो बेटा है वो एक नया हेड बन चुका है 8 साल की उम्र के अंदर ही। यहाँ पे ये सिचुएशन है कि उसका फादर, उसकी मदर और उसकी 2 बहनें मारी जा चुकी हैं, मगर फिर भी वो यहाँ पे काम कर रहा है। कगाया के टोटल 5 बच्चे थे, 2 उस एक्सप्लोजन में मारे गई बेटियां, और यहाँ पे 2 बेटियां उसकी हैं जो अपने भाई को मोटिवेट कर रही हैं कि अपने इमोशंस पे काबू करो, उन्हें खोने मत दो। किरिया यहाँ पे सबको इन्फॉर्म करता है कि शिनोबु कोचो मारी जा चुकी है, मगर जो दूसरे पिलर्स यानी कि हाशिराज हैं वो अभी भी जिंदा हैं, और वो यहाँ पे यूशिरो की आइस की हेल्प से सभी क्रोस को हंटर्स के पास भेज रहे हैं ताकि वो इन्फिनिटी कैसल की पूरा एक मैप बना सकें। यूशिरो वो जो तमायो के साथ था ना, उस क्रोस के जरिए उसकी आइज जो है वो सभी डीमन स्लेयर्स के पास ये भेज रहे हैं। तभी यहाँ पे नरेटर हमें बताता है कि कगाया को पता था उसकी लाइफ काफ़ी शॉर्ट है, उसके बेटे को भी एक दिन छोटी उम्र के अंदर ही लीडर बनना पड़ेगा, इसीलिए उसने अपने बेटे को छोटी उम्र के अंदर ही मैच्योर कर दिया था। किरिया अपनी दोनों बहनों से कहता है कि क्रोस को बोलो कि जितनी जल्दी हो सके सारी की सारी आइज जल्दी से डीमन स्लेयर को स्प्रेड कर दें। ये सभी डीमन स्लेयर्स को नॉर्थ की तरफ जाने के लिए गाइड करता है, और वो ये भी कहता है कि मुजान अभी तक अपनी प्लेस से हिला नहीं है। इस टाइम 2 अपर मून्स की फाइट चल रही है, डोमा वर्सेस कनाओ और हमारा जिनित्सु वर्सेस काइगाकू। सीन शिफ्ट होता है जिनित्सु और काइगाकू के ऊपर, जहां पे काइगाकू जिनित्सु को टॉन्ट करते हुए कहता है कि मुझे थंडर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ और तो यूज करके दिखा। क्या अब तू एक पिलर बन चुका है, यानी कि हाशिरा बन चुका है? जिसके अंदर जिनित्सु काफी सीरियस और सैविज रिप्लाई देता है कि मुझे लगता है तू एक सबसे लोअर रैंक का अपर मून बन के काफी खुश है। मैं काइगाकू कहता है लगता है तू पलट के जवाब भी देने लग गया है। जिनित्सु यहाँ पे रोते हुए उससे पूछता है कि तू एक डीमन क्यों बना? अगर तू एक डीमन ना बनता सेंसे खुद को ना मारते। पता चला कि उस लेटर के अंदर क्या था। अब जिनित्सु यहाँ पे यही बताता है कि उन्होंने अपने खुद के स्टमक को ही स्लिट कर लिया, जिसकी वजह से उनकी मौत काफी ज्यादा दर्दनाक हुई। काइगाकू जिसके जवाब में कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है यार, वैसे वो बुढ़ा मर गया, मुझे तो काफी सुकून मिला कि उसे एक दर्दनाक मौत मिली है। उसने मुझे कभी भी सक्सेसर का टाइटल नहीं दिया और तुझ जैसी डर्ट के साथ सक्सेसर के टाइटल को बांटने का कहा। इसके जवाब में जिनित्सु कहता है अगर मैं डर्ट हूं तो तू गार्बेज है। मैं थंडर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकता हूं और तू फर्स्ट फॉर्म के अलावा बाकी सभी फॉर्म्स को यूज कर सकता है, और हमारे सेंसे कभी इतने लकी थे ही नहीं कि उन्हें एक परफेक्ट सक्सेसर मिल सके। समझ आई जिनित्सु की बात? जिनित्सु सिर्फ थंडर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकता है और काइगाकू फर्स्ट फॉर्म के अलावा बाकी सभी को यूज कर सकता है। इसलिए जिनित्सु ने बोला कि सेंसे लकी नहीं थे कि उन्हें एक परफेक्ट सक्सेसर मिल सके, यानी कि ना तू और ना मैं, हम दोनों में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। ये बात सुन के काइगाकू काफी भड़क जाता है और वो कहता है मुझे अपने आप से कंपेयर मत कर। तभी वो जिनित्सु के ऊपर थंडर ब्रीथिंग की 4th फॉर्म डिस्टेंट थंडर से अटैक करता है, मगर जिनित्सु उसको फुल तेज स्पीड के अंदर क्रॉस करके आगे जाता है और कहता है कि तू तो काफी ज्यादा स्लो है। तो देखते हैं काइगाकू के गले के ऊपर एक कट लग जाता है और काइगाकू भी हैरान है कि ये वही जिनित्सु है जिसे मैं जानता था, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन है। चैप्टर 145 स्टार्ट होता है जहां पे काइगाकू अपना अपर मून के साथ इनकाउंटर को याद करता है, यानी कि कोकोशिबो। यहाँ पे काइगाकू बोलता है कि अपने से स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के सामने झुकना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत नहीं है इसके अंदर। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे गंदा पानी पीना पड़े, मुझे चोरी करनी पड़े, मुझे कोई भी काम करना पड़े, मैं करूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। और तुमने ग्योमे की बैक स्टोरी में लड़का देखा था जिसने उसे बिट्रे किया था, तो ये वही हरामखोर काइगाकू था। तो यहाँ पे अपर मून मन उसे कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग डीमन बनने में काफी ज्यादा
टाइम लगता है, लेकिन एक ब्रीथिंग स्टाइल यूजर ऐसा जल्दी कर सकता है। तभी वो उसे अपना थोड़ा ब्लड देता है और उसे पीने के लिए कहता है, और एक बूंद को गिराने पर भी वो उसे मारने की धमकी भी देता है। इसके बाद काइगाकू उसके सारे के सारे खून को वहीं पर ही चाट के पी लेता है। यहाँ पर हम प्रेजेंट के अंदर आते हैं, जहाँ पे काइगाकू ये सारी की सारी चीजें अपने दिमाग के अंदर सोच रहा था, और वो ये भी कहता है कि उस अपर मून 1 के आगे ये जिनित्सु तो कुछ भी नहीं है, और ये कभी भी एक अपर मून को नहीं हरा सकता। ये जिनित्सु हर वक्त रोता रहता था, और वो बुढ़ा मुझे इसके साथ कंपेयर करता था, और ये कहता था कि मैं इसके साथ सक्सेसर का टाइटल बांटूं। और ये सोचने के बाद वो काफी गुस्सा हो जाता है। थंडर ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म लाइटनिंग बॉल से जिनित्सु पर अटैक करता है, और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है, जिनित्सु भी समझ जाता है कि इसने बहुत सारे इंसानों को अब तक खा लिया है। और जिनित्सु भी उससे पूछता है, क्या तुझे ये भी नहीं पता गलत और सही क्या है? के रिप्लाई में काइगाकू थंडर ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म बजिंग मॉस्किटो थंडर से अटैक करके बोलता है कि जो मुझे सही से जज करता है और एक्सेप्ट करता है वो राइट है, और जो ऐसा नहीं करता वो रॉन्ग है। तभी काइगाकू यहाँ पे थंडर ब्रीथिंग की 5th फॉर्म हीट लाइटनिंग का यूज करता है, और जिनित्सु से कहता है कि ये अटैक तेरी स्किन को पूरी तरह से जला देगा। उसके बाद वो यूज करता है थंडर ब्रीथिंग 6th फॉर्म इलेक्ट्रिक लाइटनिंग शावर, जिससे जिनित्सु की पूरी बॉडी के ऊपर कट लग जाते हैं, और जिनित्सु यहाँ पे नीचे गिरने लग जाता है। तो काइगाकू काफी खुश होता है कि ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। जब जिनित्सु नीचे गिर रहा होता है, तब उसे याद आता है कि 2 डीमन स्लेयर्स आपस में बातें कर रहे थे। थंडर ब्रीथिंग की जो फर्स्ट फॉर्म है वो काफी ज्यादा बेसिक फॉर्म है, और उसको सीखना लाजमी है। उसको सीखे बगैर दूसरी फॉर्म्स को मास्टर करना इलॉजिकल है, और उसका कोई फायदा नहीं होगा। और यहाँ पर वो लोग काइगाकू की ही बात कर रहे थे। काइगाकू फर्स्ट फॉर्म को यूज नहीं कर सकता, बाकी वो सारी फॉर्म्स को यूज कर सकता है। जिनित्सु यहाँ पे ये कहता है, काइगाकू तुम मुझसे नफरत करते थे, और बदले में मैं भी तुमसे नफरत करता था, लेकिन अंदर मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट थी। तुम मेरे लिए उतने ही स्पेशल थे जितने के मेरे ग्रैम्स यानी कि ग्रैंडपा या सेंसे थे। तुम्हारे दिल के अंदर हैप्पीनेस का बॉक्स खुला हुआ था, और उससे तुम्हारी हैप्पीनेस बाहर निकल रही थी, तुम्हें बस उसे बंद करने की जरूरत थी। तभी जिनित्सु अपने सेंसे से कहता है, सॉरी सेंसे, दिस इज वेयर वी पार्ट वेज। तभी जिनित्सु वहां नीचे रुकता है। काइगाकू कहता है कि इसमें अभी भी स्ट्रेंथ बची हुई है। जिनित्सु यहाँ बोलता है, सॉरी अनाकी। और भाई साहब, अब जो जिनित्सु करने वाला है ना, वो अनएक्सपेक्टेड से अनएक्सपेक्टेड से अनएक्सपेक्टेड से अनएक्सपेक्टेड से भी अनएक्सपेक्टेड वाली चीज है। अब मैंने इतना अनएक्सपेक्टेड क्यों बोला वो तुम सुनो और तुम्हें पता चलेगा। जिनित्सु यहाँ बोलता है, थंडर ब्रीथिंग 7th फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड, और वो झटके में काइगाकू की गर्दन उतार देता है, लिटरली एक ही अटैक के अंदर। काइगाकू परेशान हैरान, भाई ये क्या हो गया, इसने ये कब सीखी कब यूज की। वो जिनित्सु से कहता है, मुझे पता था वो बुढ़ा कुछ फेवरेट खेल खेल रहा है, तुझे कुछ ऐसा सिखाया जो मुझे नहीं सिखाया था। जिनित्सु जिसके रिप्लाई में कहता है, नहीं सेंसे ऐसे नहीं थे, मेरी अपनी फॉर्म है, इसको मैंने खुद क्रिएट किया है, इसको मैंने बचा के रखा था ताकि मैं तेरे साथ फाइट में इसको यूज कर सकूं। भाई ये इंसान यहाँ आने से पहले थंडर ब्रीथिंग की 7th फॉर्म क्रिएट करके आया है खुद अपने दम पे। काइगाकू भी यहाँ पे नीचे गिरने लगता है अपनी कटी हुई मुंडी के साथ, और जिनित्सु भी काफी थक जाता है इस फॉर्म को यूज करने के बाद, और वो भी नीचे गिरने लगता है, और यहीं पर ही हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। तुम जो है ना इधर देख सकते हो, मेरे पास इसका जो है ना पैनल भी पड़ा हुआ है, ये देखो थंडर ब्रीथिंग की 7th फॉर्म, ये मैंने प्रिंट कराया था बिकॉज ये मेरा फेवरेट मूवमेंट था पूरे डीमन स्लेयर के अंदर। चैप्टर 146 स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं काइगाकू और जिनित्सु भी नीचे गिर रहे होते हैं। काइगाकू सोचता है कि थंडर ब्रीथिंग के अंदर 6 फॉर्म होती है, लेकिन इसने 7th फॉर्म को भी बना लिया, ये ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो यूजलेस है बिल्कुल। और वो खुद ही अपने आप को मोटिवेट करने के लिए बोलता है कि इसने मुझे तो मार दिया, लेकिन इसके पास स्टेमिना नहीं बचा, ये भी अब कुछ देर के अंदर मर जाएगा। लेकिन तभी वहां से युइशिरो उसको क्रॉस करता हुआ गुजरता है, और उसे कहता है, जो लोग किसी को कुछ दे नहीं सकते वो कुछ पाते भी नहीं है, और तेरे जैसे लोग किसी चीज को पाने की डिजायर रखते हैं, यानी कि ख्वाहिश रखते हैं, मगर वो खुद किसी चीज को क्रिएट नहीं कर सकते। और यही बात बोलकर यहाँ से युइशिरो गुजर जाता है, और जिनित्सु को पकड़ के उसे बचा लेता है। हम देखते हैं कि रिवर की एक साइड पे जिनित्सु खड़ा है, और दूसरी साइड पे उसके सेंसे खड़े हैं। हाँ भाई, ये ग्रैम्स बोल रहा है, बट मैंने सेंसे बोला क्योंकि उसने उसे सिखाया भी तो है, तो सेंसे भी सही चलेगा। जिनित्सु यहाँ बोलता है, सेंसे मुझे माफ कर दीजिए, चाहते थे कि मैं और काइगाकू एक साथ रहें, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैंने आपके लेटर्स का रिप्लाई भी नहीं किया, आप मुझे लेटर लिखा करते थे जब। अगर मैं उसे अकेला ना छोड़ता तो वो ना करता आज जो उसने किया। मैं बस आपके जीते जी एक हाशिरा बनना चाहता था, एक पिलर बनना चाहता था। मुझे पता है आप मुझसे अब नफरत करते हैं, कोई तो जवाब दीजिए। सेंसे यानी कि जिगोरो चचा रोते हुए बोलते हैं कि यू आर माई प्राइड एंड जॉय।
और तुम्हें याद हो तो जेनित्सु ने थंडर ब्रीथिंग की 7th फॉर्म को यूज़ करने से पहले अपने सेंसे को सॉरी बोला था, दिस इज़ वेयर वी पार्ट वेज, यानी कि ये वो जगह है जहाँ से हम अलहदा हो जाएंगे। ये जेनित्सु ने इसलिए बोला था क्योंकि उसके सेंसे चाहते थे कि ये और काइगाकू दोनों एक साथ ही रहें, एक साथ ये दोनों सक्सेसर बने, बट जेनित्सु को उसे मारना पड़ा, इसीलिए उसने उसे मारने से पहले सॉरी बोला था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जेनित्सु की भी आंख खुल जाती है, जो कि अभी भी रो रहा होता है, यानी रो होता है। यूशिरो उसे कहता है कि तुम लकी हो कि तुम्हारा एक ऐसे अपर मून से पाला पड़ा जो कि इतना एक्सपीरियंस्ड वाला नहीं था। अगर वो कुछ साल ट्रेनिंग कर तो तुम उसे ना हरा पाते और वो तुम्हें आसानी से मारता था। जहाँ पे इसकी बात सही भी है, काइगाकू एक अपर 6 था और ग्योतारो एक अपर 6 था, तो तुम इनका कंपैरिजन करके देख सकते हो कितना फ़र्क था। बट स्टिल यार, जेनित्सु भी उस टाइम तक मतलब इतना तो ट्रेन हो ही जाता कि वो पेल सकता था इसे। जिसके बाद मुराता उसे कहता है कि तू फजूल बातें सोचना बंद करेगा, इतना नेगेटिव क्यों सोचता है तू। तभी नरेटर हमें एक्सप्लेन करते हैं, बताता है कि यूशिरो ही एक ऐसा डीमन है जिसको मुजान ने नहीं बनाया, उसे लेडी तमायो ने बनाया है और अब वो डीमन स्लेयर्स के साथ मिलकर उनकी हेल्प कर रहा है। कभी यहाँ पे कोई चुच्चू पुच्चू डीमन इनके सामने आते हैं और ये लोग इजीली उनसे लड़ने लग जाते हैं। यूशिरो अपनी आइज जो क्रोस के पास उसने भेज रखी है, जहाँ से वो पूरे कैसल को देख रहा है, वहां से वो एक जगह पे कुछ देखता है और वो कहता है नहीं, ये लोग आपस में नहीं मिल सकते। सीन शिफ्ट होता है गी और तांजीरो के ऊपर, जहाँ पे वो अभी भी मुजान को ही ढूंढ रहे थे। और तांजीरो यहाँ पे कहता है शिनोबु कोचो, आपका सैक्रिफाइस जाया नहीं जाएगा, हम जो है जीत कर ही रहेंगे। लेकिन तभी इन्हें अपने पास आते हुए कुछ बहुत तेज सी चीज महसूस होती है कि इनके पास कोई तेजी से आ रहा है और ऊपर से छत तोड़ते हुए एंट्री लेता है अपर 3 आकाजा, के तांजीरो को देखते साथ ही बोलता है तू अभी भी जिंदा है तांजीरो कामाडो आकाजा। नेक्स्ट पैनल के ऊपर हम एक फ्लैश कैनन को देखते हैं, जहाँ पे लेडी तमायो भी थी। लेडी तमायो हमें ये बताती है कि ये मुजान है और वो अपने आप को एक फ्लैश कैनन में चेंज करके, मतलब अपने आप को एक ककून टाइप सा बना के, जो उसने उसके अंदर ड्रग डाला था जिससे वो डीमंस को इंसान बना सकता है, उसके असर को खत्म करना चाहता है। और साथ तमायो ये भी कहती है कि वो भी इसके साथ ही अब्जॉर्ब हो जाएगी, तो प्लीज यहाँ पे कोई आ जाओ। और यहीं पर ही हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी से बता देना। और मुझे पता है भाई तुम्हें लाजमी मजा आया होगा, क्योंकि जेनित्सु की थंडर ब्रीथिंग 7th फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड जो उसने यूज की भाई, वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी। बाकी कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लिखना ना छोड़ना वीडियो के बारे में कि भाई वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक लाजमी से कर देना। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर दो, ताकि तुम्हें जल्दी से इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। बाकी मिलता तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा।